हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी बच्चे। बेटा, फिजिकल एजुकेशन की क्लास में सेवन्थ लेसन आप लोगों का कंप्लीट हो गया था। एट्थ लेसन में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड किन्सियोलॉजी, ठीक है। और एनाटॉमी यानी कि शरीर संरचना विज्ञान, फिजियोलॉजी यानी कि शरीर क्रिया विज्ञान, ठीक है। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान और शारीरिक गतिविधियों का विज्ञान यानी कि किन्सियोलॉजी, यानी कि जो हम अंग है वे कैसे कार्य करते हैं, ठीक है, कैसे उनकी गतिविधि है उनके बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज की क्लास में शरीर संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान का सारी शिक्षा में क्या महत्व है। भाई, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का सारी शिक्षा में, फिजिकल एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या महत्व है, वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखें। पहला टॉपिक है हमारा इसमें शारीरिक अंगों और उनके ढांचों का ज्ञान, यानी कि शरीर संरचना विज्ञान में हमें शारीरिक अंगों के बारे में, उसके ढांचे के बारे में ज्ञान हो जाता है, ठीक है। यानी कि हमारे पूरे स्केलेटल सिस्टम है, हमारी खोपड़ी में कितनी हड्डी है, शरीर में टोटल कितनी हड्डी है, हाथ में कितनी, पैर में कितनी, चेस्ट में कितनी, सर्वाइकल बोन में कितनी है, तो हमें पूरा उसका ज्ञान हो जाता है। उंगलियों में कितनी है, ठीक है ना, तो कहाँ पे कितनी हड्डी है और उनके ढांचे के बारे में पूर्ण ज्ञान हो जाता है, ठीक है। शरीर संरचना विज्ञान हमें मानव शरीर के ढांचे व अंगों की विस्तृत जानकारी देता है। मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है, सभी बच्चों को पता होगा, 206। और एक बच्चे में हड्डियाँ कितनी होती है, 300 प्लस, यानी कि नवजात जो शिशु होता है उसमें 300 प्लस हड्डियाँ होती है। ये सभी बच्चों को याद रखना चाहिए, ठीक है। इसकी मदद से हम हैं कि जान पाते हैं कि मानव शरीर का कौन सा अंग कहाँ है और उसकी संरचना, कार्यक्षमता, बनावट कैसी है, किसके द्वारा, हम एनाटॉमी के द्वारा, ठीक है, यानी कि शरीर संरचना विज्ञान के द्वारा हम ये सब जान सकते हैं कि हमारे शरीर का अंग कौन सा कहाँ पे है और उसकी संरचना कैसे हुई है और उसकी कार्यक्षमता यानी कि उसकी बनावट कैसी है। यह ज्ञान शारीरिक शिक्षकों, कोच और ट्रेनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वे अपना काम आसानी से कर सके। भाई, शारीरिक शिक्षकों, कोच और ट्रेनर्स को तो ज़रूरी है ही, लेकिन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी आवश्यक है। तो आइए अब हम देखते हैं सेकंड इसमें क्या है। सेकंड है खेल चोटों से बचाओ। भाई, जो हमारी सारी संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान है वो खेल चोटों से हमें कैसे बचाती है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है भाई, हमें जब हमें ये पता चल जाता है कि भाई हमारे शरीर की बनावट कैसी है, ठीक है, कहाँ पे हमारी कौन सी बोन हमारी स्ट्रोंग है, कौन सी हमारी बोन सॉफ्ट है या कमज़ोर है, तो किस गेम में हमें कौन सी बोन कहाँ से किस तरीके से, मतलब अपने शरीर का कौन सा पार्ट गेम में यूज करना चाहिए, ठीक है, वो कहाँ से पता चलेगा हमें, वो यही से पता चलता है, ठीक है। तो खेलों में चोटों से अगर जब हमें ये चीज़ों का पता होगा तो खेलों में हम चोटों से बच सकते हैं, ठीक, कैसे। सबसे पहले खेलों में विभिन्न प्रकार की चोटें, भाई चोटें विभिन्न प्रकार की लग सकती है। खेल में अगर हम उतर रहे हैं तो चोटें लगना आम बात है, जैसे रगड़ लग जाती है, क्रॉच हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डी टूट जाती है, एक सामान्य सी बात है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो होनी है भाई। खरोच और रगड़ तो किसी भी खेल में खेल लो आप, आराम से आराम, जो आपको लगता है इसी गेम है उसमें भी लग सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, ठीक है। प्रत्येक खिलाड़ी को चोट लगने का खतरा हमेशा बना रहता है अगर गेम खेल रहा है तो। शरीर संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान से हम इन चोटों को लगने से रोक सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, शरीर संरचना और क्रिया विज्ञान के कारण ही हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में हर अंग की बनावट कैसी है। फिर उसी प्रकार के सुरक्षात्मक उपकरण भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, ठीक है। हम गेम में अपने शरीर के में पार्ट्स यूज कर सकते हैं जो मजबूत हो, उस गेम के लिए उचित हो, और हम उनकी सेफ्टी भी कर सकते। जैसे फुटबॉल के लिए हम सिन बोन लगाते हैं, मतलब सिन पैड पहनते हैं, तो उस बोन को क्या बोल देते हैं, ये पैर से ऊपर, ये सपोज कीजिए हमारे पैर है, ठीक है, और इससे ऊपर जो ये लेग जा रही है, हमारा नी हो गया, घुटना, ठीक है, इससे ऊपर हो गया, तो ये जो घुटने से नीचे जो हमारी बोन होती है इसको बोलते हैं सिन बोन भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिन पैड लगाया जाता है। फुटबॉल अगर हम खेलते हैं
तो इस एरिया पर जैसे क्रिकेट में पैड लगाते नहीं है, ऐसे छोटा सा सिन पैड शूज़ के अंदर लगाते हैं। और उस गेम के लिए, हर गेम के लिए शूज़ भी अलग होते हैं। तो हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि इस पार्ट्स का ज़्यादा यूज़ होता है फुटबॉल में, ठीक है। तो इसलिए सिन पैड पहनते हैं, ठीक है ना। और क्रिकेट में हेलमेट क्यों लगाते हैं, हमें पता है कि बॉल आके हमारे सर में लग सकती है। ग्लव्स पहनते हैं, पैड लगाते हैं, हेलमेट लगाते हैं, ठीक है ना। जैसे बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग में हम हेलमेट लगाते हैं या टीथ गार्ड लगाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे खो खो ही खेल रहे हैं तो उसमें स्किनर पहन लिया, ये सब चीज़ें पहन लिए। तो हर गेम को हम उसी हिसाब से अपने खेलों से में यूज कर सकते हैं, जिससे कि कम से कम चोटें लगे, ठीक है। इसके बाद आपका आता है बेटा तीसरा, चोटों से पुनर्वास। पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन ऑफ इंजरीज में, रिहैबिलिटेशन क्या होता है, पुनर्वास। हमें किसी गेम खेलते हुए चोट लग गई, चोट लग गई तो हम गेम से बाहर हो गए। अब गेम से बाहर हो गए तो रिहैबिलिटेशन ये है कि हम कितनी जल्दी अपने आप को रिकवर कर सकते हैं, किस थेरेपी के द्वारा कर सकते हैं, किस क्रिया के द्वारा कर सकते हैं, और कितनी जल्दी हम अपने गेम में आ सकते हैं और अपना 100% गेम में हम दे सकते हैं, ठीक है। ये होता है आपका पुनर्वास। याद रखना है, चोट लगने के बाद दोबारा से गेम में आना क्या होता है, पुनर्वास, ठीक है। आज खेलों के स्तर में बहुत परिवर्तन आ गया है, चाहे वो खेल की गति हो, प्रदर्शन स्तर हो या खेल उपकरण हो। ऐसे में चोट लगना एक सामान्य सी बात है। पुनर्वास यानी कि रिहैबिलिटेशन का मुख्य उद्देश्य होता है कि चोटिल खिलाड़ी को दोबारा सामान्य स्थिति में लेकर आना। इस प्रक्रिया के लिए शरीर संरचना और शरीर क्रिया विज्ञान का बहुत महत्व है, ठीक है। उदाहरण के लिए हड्डियों के प्रकार, यानी कि हमें हड्डियों का प्रकार पता होना चाहिए, हमारे हड्डियों के प्रकार कितने होते हैं। जैसे चपटी हड्डी, लॉन्ग बोन, लंबी हड्डी, छोटी हड्डी, ठीक है ना। या ये सब हमें पता होना चाहिए, चपटी, छोटी, बड़ी, लंबी, सभी हड्डियों के प्रकार, कितने प्रकार की हमारी हड्डी होती है। जोड़ों के प्रकार, जोड़ हमारे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कोडिलॉइड जॉइंट होगा हमारा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया, ठीक है, सेडल जॉइंट हो गया, और क्या है, कब्जेदार जॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सब जॉइंटों के बारे में हमें पता होना चाहिए, लिगामेंट का पूरा ज्ञान होना चाहिए, और पुनर्वास के लिए बहुत जरूरी है लिगामेंट। दो चीज और होती है, लिगामेंट और टेंडन, ठीक है, लिगामेंट और टेंडन। तो इसमें क्या होता है बेटा आपका, तो बेटा दो चीजें होती है, एक लिगामेंट और एक टेंडन, ठीक है। हमारे शरीर में लिगामेंट और टेंडन दो चीज होती है। लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट को अच्छे से जानने से बच्चे, लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट जो है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। और एक होता है टेंडन, ठीक है। टेंडन जो होता है वो लिगामेंट को हड्डी से जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट जो होता है वो मांसपेशियों को, सॉरी, लिगामेंट जो होता है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, और टेंडन जो होता है वो मांसपेशी को हड्डियों से जोड़ता है, ठीक है। लिगामेंट हड्डी को हड्डी से और टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है का। और लिगामेंट्स का ज्ञान पुनर्वास के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। यानी कि लिगामेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, लिगामेंट क्या है, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। कोई गेम हम खेलते हैं, हमें चोट लगी है, ठीक है, तो क्या बोल देते हैं, क्या होता है, उस पर सूजन आ गई और नील पड़ गया, तो हमें ज्ञान हो जाता है कि वो हड्डी नहीं टूटी है। अगर हड्डी टूट जाती है तो क्या होता है, दर्द ज़्यादा होता है, सूजन भी ज़्यादा आ जाती है। अगर नीला पड़ गया तो हमें पता लग जाता है कि हमारा लिगामेंट फट गया है, ये लिगामेंट में चोट है, जिसको हम आम भाषा में बोल सकते हैं मोच आ गई है, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसमें गर्म पानी से सिकाई नहीं करते, मालिश नहीं करते हैं, उस पर हम क्या करते हैं, बर्फ से सिकाई करते हैं, ठीक है। और जिस हड्डी पर, जो लिगामेंट पर हमारी चोट लगती है, उसको ऊपर उठा लेते हैं हृदय के तक, ताकि उस तक ब्लड ना पहुंच पाए, ठीक है। और फिर इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का ज्ञान हमें होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके बाद बेटा आपका आता है 4 पॉइंट रिहेबिलिटेशन। आपको सब बच्चों को याद होगा। 4 पॉइंट है खिलाड़ियों के चयन में। खिलाड़ियों के चयन में किस प्रकार सहायक है, शरीर रचना विज्ञान खिलाड़ियों के चयन में एक अहम रोल निभाता है, ठीक है। वो मैंने आप लोगों को पिछले लेसन में बताया है कि सिल्ड्रन ने 3 भागों में बांटा है, ठीक है। तो इसमें दिया शरीर संरचना विज्ञान, यानी कि शरीर की बनावट। शरीर की बनावट 3 प्रकार की होती है, जो सेल्ड्रन ने बताई है। उसके आधार पर खिलाड़ियों को चयन किया जाता है, अहम रोल निभाता है। जैसे कैसे, प्रत्येक खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए उसी खेल के अनुसार शरीर के ढांचे की आवश्यकता होती है। वही बात बोल दी ना
कि जो चिल्ड्रन ने बोला कौन सी टाइप का, या एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ या एक्टोमॉर्फ खिलाड़ी कौन से मतलब गेम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, शरीर संरचना विज्ञान के ज्ञान से हमें खिलाड़ियों के चयन में मदद मिलती है। जैसे लंबी कद काठी वाले यानी कि हमारे एक्टोमॉर्फ वाले खिलाड़ी बास्केटबॉल, वॉलीबॉल जैसे खेलों के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करने में सहायक, पांचवा होता है हमारा प्रशिक्षण प्रारूप तैयार करने में सहायक। क्या होता है ये क्या, शरीर संरचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। भाई प्रशिक्षण का प्रारूप, हमें किस खिलाड़ी को किस प्रकार से प्रशिक्षण देना है, उसको किस प्रकार से तैयार करना है, ठीक है, वो तैयार करना होता है। ठीक है, हमें बता कैसे एक अच्छा प्रशिक्षण प्रारूप, यानी कि हमें अपना ट्रेनिंग प्लान बनाना है कि भाई हमें ये भी शायद आप आके पढ़ोगे, ये भी 2-3 प्रकार का होता है। ठीक है, एक कम दूरी का कम समय के लिए होता है, एक मध्यम के समय के लिए और एक ज़्यादा समय के लिए। यानी कि जो कम समय के लिए होता है वो टूर्नामेंट से पहले ही होता है। ठीक है, एक होता है कि मुझे भाई टूर्नामेंट के दौरान होता है, उससे कुछ समय पहले। ठीक है ना, ऐसे ही है। और एक शुरू, मुझे पता है कि भाई ओलंपिक 4 साल में आ रहे हैं तो वो 4 साल के लिए ही तैयार हो जाता है। ठीक है, शुरू से ही। तो शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर रचना विज्ञान के ज्ञान के सहारे ही बताया जा सकता है। ठीक है, यानी कि हम ट्रेनिंग प्लान जो है वो भी इसी के शरीर संरचना विज्ञान के माध्यम से और शरीर क्रिया विज्ञान के माध्यम से ही बताया जा सकता है। कैसे, उसके लिए शारीरिक शिक्षक ट्रेनर को क्रिया विज्ञान की अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए लड़के और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम या ट्रेनिंग प्लान एक जैसे नहीं हो सकते। सही बात है, लड़कों को हम थोड़ी हार्ड ट्रेनिंग भी करा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को उनके अनुसार ही उनको ट्रेनिंग दी जानी, क्योंकि दोनों के शरीर की बनावट, अंगों के कार्य करने की क्षमता, फिटनेस का स्तर बिल्कुल अलग होता है। तो किससे पता चलता है हमें? शरीर की बनावट से। ठीक है, उसी के आधार पर हम प्रशिक्षण अपना जो है ये ट्रेनिंग प्लान जो है वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा आपके 2 टॉपिक इस वीडियो में रह गए। 6th को हम देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है आपका 6 में, प्रशिक्षण एवं व्यायाम के शरीर के तंत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने में सहायक। यानी कि प्रशिक्षण जब हम व्यायाम कराते हैं तो शरीर के तंत्रों यानी कि शरीर के भागों पर, ठीक है, किसका क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उसको समझने में भी सहायक होता है। क्या? शरीर संरचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान, कि भाई कौन सा शरीर ज़्यादा कार्य कर रहा है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं शारीरिक क्रियाएं व्यायाम मानव शरीर के विभिन्न तंत्रों पर प्रभाव डालते हैं। विभिन्न तंत्रों मतलब सभी तंत्रों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन एक एक्सरसाइज ऐसी होती है, अगर हम डंबल उठा रहे हैं तो हमारे क्या होगा, बाइसेप्स ट्राइसेप्स पर असर पड़ेगा। ठीक है ना, तो वही चीज़ें हैं, हमें अगर ज्ञान है तो हम किस व्यायाम का कहाँ पे प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, शारीरिक क्रिया विज्ञान, हम आर्म रोटेशन कर रहे हैं तो हमारी आर्म पे फर्क पड़ रहा है, नेक रोटेशन कर रहे हैं तो नेक पे की एक्सरसाइज हो रही है। तो इन चीज़ों का ज्ञान हमें शारीरिक क्रिया विज्ञान और शारीरिक संरचना विज्ञान के माध्यम से ही मिलता है। तो शारीरिक क्रिया विज्ञान की मदद से हमें पता चलता है कि व्यायाम मानव शरीर के कौन से अंग पर कैसे और कितना प्रभाव डालते हैं। जैसे लंबी दूरी की दौड़ शरीर की हृदय वाहिका क्षमता को मजबूत करती है। यानी कि अगर जितना भी हम लंबा दौड़ेंगे तो हमारी क्या होगी, स्टेमिना की पावर जो होगी, हमारी हृदय वाहिका की क्षमता जो होगी वो मजबूत होगी। हम कितने भी लंबे दौड़ सकते हैं, उससे हम थकेंगे नहीं। वेट ट्रेनिंग के से मस्कुलर सिस्टम मजबूत होगी। यानी कि अगर हम जितनी वेट ट्रेनिंग करेंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे, उससे क्या होगा, हमारी मसल्स जो है, मांसपेशीय तंत्र जो होता है, मसल सिस्टम जो होते हैं हमारे, वे मजबूत होते हैं। उदाहरण के लिए उच्च दाब यानी कि हाई एल्टीट्यूड वाले क्षेत्र में ट्रेनिंग करने से शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी बढ़ जाती है। देखो ये 2 चीज़ दी है इन्होंने। हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे क्षेत्र यानी कि क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पर नॉर्मल क्षेत्र में, प्लान में क्या होता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी नहीं होती, ऑक्सीजन फुल होती है। ठीक है, तो हमारे जो है ब्लड जो आरबीसी जो होती है वे नॉर्मल रहती है। ठीक है, और वे ऑक्सीजन कैरी करती है। लेकिन जब हम ऊपर जाते हैं, ठीक है, ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर जब हम ट्रेनिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है,
ज़्यादातर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो आरबीसी जो है वो बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। ठीक है, ये भी आपका आगे आएगा, उसमें डिटेल में मैं आप लोगों को इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ भी कि क्या होता है इसमें, एक तो होता है किस चीज़ का आदी हो जाना और एक किस चीज़ को ग्रहण कर लेना कुछ समय के लिए। ठीक है ना। चलो अब करते हैं 7 आता है हमारे खिलाड़ियों की क्षमता के मूल्यांकन में सहायक। खिलाड़ियों की क्षमता के मूल्यांकन में सहायक यानी कि उसमें कितनी क्षमता है, वो किस गेम के लिए परफेक्ट है और किस हद तक ये ट्रेनिंग कर सकता है, किस हद तक वो खेल सकता है। ठीक है, शरीर क्रिया विज्ञान और शरीर संरचना विज्ञान की मदद से हम खिलाड़ियों की अक्षमता का मूल्यांकन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में कर सकते हैं। खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों में से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है खिलाड़ियों के प्रदर्शन स्तर में वृद्धि करना, और ये मूल्यांकन बिना शारीरिक क्रिया विज्ञान के संभव नहीं हो सकता है। क्योंकि शरीर क्रिया विज्ञान से ही हम पता चला सकते हैं कि कौन सा खिलाड़ी कितने ज़्यादा एक्सरसाइज, कितना अच्छा इफेक्ट कर रहा है, कितनी उसकी ट्रेनिंग पर फर्क पड़ रहा है, किस अंग पर पड़ रहा है और ये किस गेम के लिए परफेक्ट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इस वीडियो को भी अच्छे से देखेंगे और वीडियो देखने के बाद अगर कुछ समझ नहीं आएगा तो उसको तुरंत क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा।